अब अगली चीज हमारे सामने आती है सेंटेंसेस। अब सेंटेंस क्या है, तो पहले हम चले अल्फ़ाबेट्स पर, हमने कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिया। उसके बाद हम चले वर्ड्स पर कि एक सार्थक शब्द है जो हमारी समझ में आता है, एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटेंसेस पर। अब सेंटेंसेस क्या है, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, जो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता हो, वो इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है। आप किसी भी वाक्य को ऐसे नहीं बोल सकते राम रमेश गद्दी मोहन दे दे, ये नहीं है। इसको सही तरीके से बोलेंगे तब मीनिंग होगा, जैसे कि राम मोहन को गद्दी दे दे। तो इनको हमें संयोजित करना होता है। तो जब संयोजित क्रम हो जाता है तब जाकर हिंदी का वाक्य बनता है। हिंदी के वाक्य लिखने के अलग सिद्धांत हैं, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हर वर्ड को एक सही जगह पर प्लेस करना होता है। जब हम उन वर्ड्स को सही जगह पर प्लेस करना सीख जाते हैं तब हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होता है। तो आपके लिए लिखा हुआ भी है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब करने वाला बच्चा जो होगा वो इंग्लिश की इस लाइन में से भी अपने वर्ड्स को तोड़कर सिलेबल्स निकाल लेगा कि कौन 1 गो में जाने वाला वर्ड है और कौन 2nd गो में जाने वाला है, या कौन 2nd गो से ज़्यादा जाने वाला वर्ड है। तो खैर, मैं फ़िलहाल तुम्हें इसका मीनिंग बता रही थी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो कोई भी शब्दों का वो समूह जिसका एक सेंस निकलता हो, वो सेंटेंस कहलाता है। अब बच्चों, मैं आपको 2 शब्द बताऊंगी। एक शब्द है, किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट हो सकते हैं। एक को कहा जाता है फ्रेज और एक को कहा जाता है क्लोज। फ्रेज आपके सामने है, आप देख लीजिए। फ्रेज क्या है और क्लोज क्या है। हालांकि ये बहुत गहन वर्ड है और इनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको आगे दी जाएगी, लेकिन शुरू में आप जान लीजिए कि वास्तव में फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है। इनको नोट डाउन कर लेना जरूर, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ प्रारंभिक स्तर पर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप फिर इनको आगे चलकर नहीं समझ पाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिकली मैं आपको बेसिक एकदम शुरू से बता रही हूँ कि फ्रेज किसको कहते हैं, क्लोज किसको कहते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस फ्रेज और क्लोज से मिलकर बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो फ्रेज क्या है, फ्रेज की डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी ग्रुप तो हो वर्ड्स का, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सेंस भी हो, लेकिन वो कंप्लीट सेंस ना हो। जैसे ऑफ ग्रेट करेज, यानी बड़े साहस का काम। तो आपको कहीं भी इंग्लिश लिखनी है, आपको हिंदी मिल गई, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि राम ने बड़े साहस का काम किया, तो राम ने बड़े साहस का काम किया। अब आप ये सोचेंगे कि ये बड़े साहस का काम जो लिखा हुआ है इसकी इंग्लिश क्या होगी, या उसे कौन सा पार्ट माना जाएगा किसी सेंटेंस का। हालांकि आपको सब कुछ बताया जाएगा कि राम ने बड़े साहस का काम किया, तो इसमें राम ने, फिर बड़े साहस का काम, फिर किया, ये अलग अलग कैसे काउंट होंगे। लेकिन अभी आपके सामने है कि हमें फ्रेज फाइंड आउट करनी है। तो बड़े साहस का काम, तो ये जो बड़े साहस का काम है इसका एक मीनिंग तो निकलता है, अर्थपूर्ण मीनिंग निकलता है, लेकिन अलग इसको अगर कर दिया जाए तो कोई सेंस नहीं है। सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। एट द डोर, जैसे दरवाजे पर, मान लिया कोई दरवाजे पर है या पोस्टमैन दरवाजे पर खड़ा है, तो पोस्टमैन खड़ा है, पोस्टमैन का काम हो गया कि वो खड़ा है। कहाँ खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। तो ये जो दरवाजे पर, ये कॉम्बिनेशन है एट द डोर,
3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और अपने आप में इसका एक मीनिंग भी है, बट इट इज़ नॉट गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग। पूरा तो मीनिंग नहीं दे रहा है, तो जिसका एक मीनिंग हो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का बट कंप्लीट मीनिंग ना हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ऐसे ही सेंस ऑफ टाइम, रेत, समय सा, जैसे हाथ में से मुट्ठी से रेत फिसल जाता है ना, तो सेंड ऑफ टाइम, तो इसका भी अपने आप में एक सेंस है, बट इसको अलग से लिख देंगे तो कोई कंप्लीट सेंस इसका नहीं है। ये आपको और विस्तार से आगे बताया जाएगा, लेकिन आपके लिए फिलहाल फ्रेज और क्लोज वर्ड्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, स्पाइंग इज अ वर्क ऑफ ग्रेट करेज। तो स्पाइंग इज अ वर्क अपने आप में कंप्लीट हो गया है, लेकिन स्पाइंग कैसा काम है? ऑफ ग्रेट करेज। तो ये जो ऑफ ग्रेट करेज है, ये आपकी फ्रेज कही जाएगी। जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है ये एक साथ ही यूज होगा और इसी तरह से यूज होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब हमारे सामने क्लॉज आता है। क्लॉज क्या है? शब्दों का वह समूह जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों हो। कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी डूअर, काम को करने वाले को या जिसके बारे में वो पूरा सेंटेंस है, वो कर्ता कहलाता है। कर्ता हो गया, फिर उसके बाद आती है उसकी क्रिया, यानी जो काम उसने किया है। उसके बाद आता है उसका कर्म, कि उसने जो काम किया है वो किस पर किया है, तो वो उसका कर्म यानी ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो किसी भी सेंटेंस के उस भाग में जिसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फिर उसकी क्रिया की उसने क्या किया है और वो किस पर किया है, वो तीनों हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक अर्थ निकलता हो लेकिन पूरा अर्थ ना हो, वो फ्रेज कहलाती है। और क्लॉज जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों हो, वो क्लॉज कहलाता है। अब मैं अगली चीज़ सब्जेक्ट पर चलती हूँ। मैं ये 4 बिल्कुल नए नए शब्द आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। पहला मैंने आपको बता दिया फ्रेज, फिर मैंने बता दिया आपको क्लॉज, अब मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेडिकेट। ये 4 शब्द किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए और किसी भी वाक्य की पहचान के लिए आप लोगों को पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो फ्रेज बता दिया गया है, क्लॉज बता दिया गया है। अब आते हैं हमारे 2 पार्ट्स एक ही सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखे हुए हैं आपके सामने। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट काम को करने वाला अथवा वो व्यक्ति जिस पर वो काम किया जा रहा है, जिसके चारों तरफ उस सेंटेंस की क्रिया घूम रही है, वो सब्जेक्ट होता है। मान लिया मोहन ने गाना गाया, तो गाना कौन गा रहा है? मोहन। तो मोहन इज द सब्जेक्ट। लेकिन एक सेंटेंस है जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही। रमेश राजा है, लेकिन कौन है राजा? रमेश। तो जब भी कौन प्रश्न आप क्रिया से करेंगे, उत्तर में हमेशा आपको सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विषय या मुद्दा, यानी वो जिसके विषय में या वो जिसके मुद्दे में पूरा वाक्य चल रहा है, वही सब्जेक्ट है। मान लिया राम खाना खाता है, कौन खाता है? राम। यानी जो कुछ इस वाक्य में हो रहा है राम के द्वारा किया जा रहा है। रमेश एक राजा है, कौन है? रमेश कौन है? एक राजा है। तो जब भी हम प्रश्न उठाते हैं कौन, तो उत्तर में जो निकल कर आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आपके सामने लिखा हुआ भी है कि अ पर्सन और थिंग, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसको डिस्कस कर रहे हैं हम,
डिस्क्राइब कर रहे हैं या जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जिसको हम डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट विषय यानी सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ जितना भी सेंटेंस होता है वो पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। यानी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज containing a word or stating something about the subject और predicate। एक वाक्य आप लोगों के सामने है, John went home। जॉन घर गया। कौन गया? जॉन। कौन लगाकर जो हमारा उत्तर आया वह है हमारा सब्जेक्ट, और बचा हुआ सारा वाक्य हमारा प्रेडिकेट होगा। इसको और विस्तार पूर्वक आपको आगे बताया जाएगा कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपको वो अरेंज करने पड़ जाए तो हाउ विल यू अरेंज देम। तो उनको अरेंज करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें जंबल्ड सेंटेंस मिल जाता है और उसको हमें सीधा करके अरेंज करना होता है। तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स सही ऑर्डर में लगाने और प्रेडिकेट के सारे पार्ट्स भी सही ऑर्डर में लगाने आने चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हम बेसिक्स पर चल रहे हैं तो बेसिक में हम पहले एक पूरी की पूरी सामान्य जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर। जब आप इन सारी टर्म्स से रूबरू हो जाएंगे, आप सारी टर्म्स की जानकारी रखेंगे कि फ्रेज होती है, कोई चीज़ क्लॉज भी होती है, कोई चीज़ सब्जेक्ट हो सकती है, कोई चीज़ प्रेडिकेट हो सकती है, तो आप लोगों के लिए जब ये बार बार वर्ड्स आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों को जानना और पहचानना।